एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल के वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे फैन फिक्शन कैसे लगते हैं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू विंग को एक डिसिप्लिन लाइफ सिखाने के बारे में बोलती हैं और साथ में उसे अपनी एजेंसी यानी जो उनकी जियांग प्रोडक्शन हाउस एजेंसी है वहाँ पर लेके गई हैं। अब आगे विंग, मैडम यू और शाओ शिनशन विंग से आपस में बात कर रहे थे। विंग के अब वो एक करियर मतलब एक एज अ फ्रेशर न्यू कमर उसे लॉन्च करने वाले हैं, तो क्या क्या उससे सीखना चाहिए, अब वो किस तरह के इंटरव्यूज़ रखेंगे। वो जल्द ही एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं जहाँ पे वो विंग को एज अ कास्ट मेंबर ऑफ न्यू मूवी जो वो उनकी मूवी आने वाली है उसके बारे में भी बताएंगे। इस तरह की उनकी डिस्कशन ही हो रही थी जब उनकी एजेंसी में धड़ाम करके को एक दमदार पर्सनैलिटी की एंट्री होती है, जिसे देख सब लोग शॉक हैं क्योंकि इस पर्सन को 90% ऑफ चाइना जानती है। बड़े बड़े इंटरव्यूज़, बड़े बड़े एक तरीके से सेलिब्रिटीज़ के साथ और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस के साथ भी इस पर्सन के फोटोग्राफ कई सालों से आ रहे हैं। शायद इस पर्सन को कोई बेवकूफ़ी होगा जो नहीं जानता होगा क्योंकि ये पर्सन चाइना का सबसे अमीर इंसान है। ये कोई और नहीं, वी चांसे हैं। विचान से इस तरीके से मैडम यू की प्रोडक्शन हाउस में आ रहे हैं। ये देखकर मैडम यू भी शॉक है। विंग भी अपने फादर को यहाँ देखकर शॉक है और उसके दिमाग में सबसे पहला डर यही आता है कि उसके फादर यहाँ उसे रोकने के लिए आए हैं। पर विंग अब शॉकिंगली अपने फादर की तरफ ही देख रहा है पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब पीछे के लोग इस हॉल में एंट्री करते हैं तो देखकर जांग चांग और शाओ शिनशन दोनों शॉक हो जाते हैं और अब तो उनके चेहरे पे मैडम यू और शाओ मतलब देखते रहते हैं विंग से ज़्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन है क्योंकि पीछे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनके टॉप नॉच या ये कह सकते हैं मोस्ट फेमस या मोस्ट टैलेंटेड लोग आते हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप की टीम, मेकअप आर्टिस्ट या उनकी टीम, यहाँ तक कि बड़े बड़े एक तरह से जर्नलिस्ट या एक होता है ना ट्रेनिंग टीम्स जो होती हैं वो, और फोटोग्राफर्स, इतने सारे लोग एक साथ एक जगह आए हैं। ये देखकर वहाँ सब लोग शॉक है और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वहीं मैडम यू सबसे आगे आके अपने हाथ क्रॉस करके खड़ी हो गई हैं, जिनके बिल्कुल पीछे राइट साइड पे विंग है, लेफ्ट साइड पे जंचा है। अब बीचान से बीचों बीच आते हैं, मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं आज अपने बेटे वियुशान से बात करने हैं। बिल्कुल आप अपने बेटे वियुशान से बात कर सकते हैं, आप मुझे क्यों इन्फॉर्म करें, लेकिन शायद आप इस वजह से मुझे इन्फॉर्म करें कि आप इस समय मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंडर खड़े हैं और शायद आपका बेटा मेरा न्यू साइंड एक्टर है और शायद आपको उससे मिलने के लिए थ्रू मेरे जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने और विंग ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसके अकॉर्डिंग तुम विंग को अपने बेटे की न्यू मूवी में लॉन्च करने वाली हो और मैं इस चीज़ से तुम्हारे सपोर्ट में ही हूँ। इस बात सुन के जो विंग साइड में खड़ा था वो शॉकिंगली अपने पापा को देख रहा है। उसके पापा ये कैसी बात कर रहे हैं? उसके फादर तो उसके एक छोटे से प्ले में पार्ट लेने पे इतना नाराज़ हुए थे कि उन्होंने उस प्ले के जितने भी लोग थे उनको वार्निंग दे दी थी। यहाँ तक कि खुद प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने आकर वो प्ले बंद करवा दिया था ये बोल के कि उनके इन्वेस्टर्स को ये प्ले पसंद नहीं आया। वो उसके फादर आज ऐसी बात करें सपोर्ट वाली, इसलिए वो शॉकिंगली अपने फादर को देख रहे हैं। मैडम यू के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है और बोलते हैं, चलिए अगर सपोर्ट वाली बात है तो यहाँ नहीं अंदर मेरे कैबिन में बात करते हैं। विंग सिर्फ तुम मेरे साथ आओगे, झंझा और शाओ शिनशन हमारी प्रोडक्शन हाउस में इतने सारे गेस्ट हैं, क्या तुम दोनों खातिरदारी नहीं करोगे? और ये बोल के मैडम यू बाकी सब लोगों को जांगचन और शाओ शिनशन के हवाले छोड़कर अब विंग के फादर के साथ और विंग के साथ अपने कैबिन में आ गई हैं, जहाँ विंग के फादर बिल्कुल मैडम यू के अपोजिट में एक सोफे पे बैठे हुए हैं। वहीं विंग अपने फादर और मैडम यू के बीच में बैठा हुआ है। वहीं मैडम यू और उसके फादर यानी विंग के फादर एक दूसरे के साथ नजरें चेंज कर रहे हैं। अब एकदम से मैडम यू कनिंग से चेहरे पे स्माइल रख के बोलती है, द ग्रेट वी चान से अचानक से मेरे प्रोडक्शन हाउस में आकर मेरे एक्टर के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, साउंड इंटरेस्टिंग। तो आप मेरे सामने ही विंग से बात करेंगे या जैसे मैंने बाकी लोगों को बाहर भेजा है?
मैं भी बाहर जा सकती हूँ, पर मैं जाना नहीं चाहती, तो यू डोंट माइंड? आई थिंक मैडम यू थोड़ा विचान से कुछ एक तरीके से कनिंग से वो थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलती है। वहीं विचान से मैडम यू को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। वो जानते हैं कि मैडम यू उनके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उनकी नज़रों में किसी की कोई इमेज ही नहीं है। यही तो कारण है कि वो इंसान अपने अपनी घमंड और एटीट्यूड में रहता है। इसलिए वो भी सेम मैडम यू को एटीट्यूड दिखाते हुए कहते हैं, वैसे मैं इस रूम में क्या, आई थिंक तुम इस चाइना से भी बाहर निकाल सकते हो अगर मुझे सचमुच में तुम्हारी शक्ल ना देखनी होती। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे सामने भी अपने बेटे से बात करने में। विंग जो अभी तक शांति से बैठा था, वो एकदम से शॉकिंगली चांसी की तरफ देखता है, क्योंकि उसके फादर उससे कितने टाइम बाद मिलने आए हैं और आज भी कहाँ है जियांग, एक तरह से प्रोडक्शन हाउस। अगर उनके फादर को उससे बात करनी थी तो कल वो घर पे ही था, नहीं आए वो, परसों भी घर पे था, वो रोज़ घर पे ही तो रहता है, एक बार भी उसके घर पे नहीं आया उससे मिलने, पर आज उससे मिलने ही आ गए, और वो भी कहाँ, उसके वर्किंग प्लेस पे। पर क्यों? विंग के दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं, इसलिए वो इन्हीं सवालों के साथ अपने फादर को देख रहे हैं। अब विचान से मैडम यू जैसे होकर भी नहीं है, एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसी तरीके से इग्नोर करता हुआ विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी शादी हो या ना हो, पर तुम हमेशा से मेरे बेटे थे। जिस दिन तुमने इस दुनिया में कदम रखी थी उसी दिन तुम वी फैमिली के हायर थे, तुम द ग्रेट वी इम्पीरियर के पेट मालिक के इकलौते बेटे हो, इसलिए तुम सबसे अलग और सबसे स्पेशल ही ट्रीटमेंट मतलब डिजर्व करते हो। अगर तुम एक्टर भी बनना चाहते हो तो तुम्हारी हर चीज़ बेस्ट होगी, यहाँ तक कि तुम्हारी लॉन्च भी करना सबसे बेस्ट होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टीम भी सबसे बेस्ट हो, ताकि ये पूरा चाइना देखे कि वी चांसे का बेटा अगर एक्टर भी बन रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। कहीं ना कहीं वी चांसे विंग उनका बेटा है और हर चीज़ बेस्ट डिजर्व करता है। शायद यही सोच के ये सब चीज़ें लाए। ये देखकर विंग के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग को पता था ये इंसान ऐसा ही है, इसे विंग से ज़्यादा वो वी फैमिली का हायर है वाला टाइटल विंग को देना ज़्यादा पसंद है। विंग क्या सोचता है ये जानने से ज़्यादा विंग को वो किस तरीके से सबके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए वो अपने चेहरे पे एक कनिक सी स्माइल रखता है और मैडम यू की तरफ देख रहा है, जो बड़े आराम से अपनी कॉफ़ी को पी के इंजॉय कर रही है। इन दोनों बाप बेटों को इग्नोर करते हुए उनका ध्यान सिर्फ अपनी कॉफ़ी में है। वो फिर अपने फादर को देखते हैं, जो उसे ये बात बोलकर सोच रहे हैं कि बहुत प्राउड है, वो बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं विंग को लॉन्च कर रहे हैं, तो एकदम टाइम का बेस्ट करना चाहते हैं। वो देखकर विंग अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल रखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि मेरा नाम के आगे चाहे लाइन लगे या ना लगे, पर मैं हमेशा से वी फैमिली का हायर हूँ, और मेरे नाम पे जो ये वी फैमिली का नाम लग जुड़ा है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मगर मैं हमेशा इस टाइटल से या फिर सिर्फ आपका बेटे के नाम से नहीं जानना चाहता, इसलिए मैं बिल्कुल भी आप वी विशान बन के लॉन्च नहीं होना चाहता। आज मैं इस बारे में मदर ये बोल के विंग अब सबको इग्नोर करता हुआ मैडम यू की तरफ देखने लगता है। वो जानबूझ के एक तरह से अपने फादर के आगे मैडम यू को मदर बोल रहा है, क्योंकि वो ये महसूस करवाना चाहता है कि उसको नाम के फादर है, पर असलियत में जो मदर है या जो उसकी फैमिली है वो यही लोग हैं जो उसके साथ देते हैं। उनकी तरफ देखता है जो मैडम यू कॉफ़ी पी रही थी, वो एकदम से बोलो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा नाम वी विशान करके ना लॉन्च करें, मैं अपना नेम चेंज करके लॉन्च होना चाहता हूँ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, मैंने पहले क्यों नहीं इस बारे में सोचा। बहुत सारे एक्टर हैं जो अपना नाम चेंज करके लॉन्च होना चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड आइडिया विंग, मुझे भी पसंद आया। तो क्या नाम रखना चाहते हो? तो मोशानु, आप मुझे ऐसा मोशानु के नाम से लॉन्च कीजिए। साउंड इंटरेस्टिंग, मोशानु। आई थिंक ये तुम्हारा वही बेस्ट फ्रेंड है ना जिसकी बचपन में डेथ हो गई थी, जो शायद तुम्हारे साथ खेलता था और अचानक से तुम्हें सेव करने के चक्कर में वो पानी में डूब गया था। तब तुम्हारे फादर ने उसके फैमिली को बहुत सारे पैसे दिए थे, रिवॉर्ड दिया था, यहाँ तक कि उन लोगों की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि उनके बेटे ने तुम्हारी जान बचाई थी। पर किसी ने सोचा नहीं था
कि उस बच्चे को तुम इस तरीके से याद रखना चाहते हो कि उसके नाम को सारी दुनिया को बताना चाहते हो। कहीं ना कहीं मैडम यू वो सारी बातें याद करके विंग को अप्रिशिएट कर रही हैं। वहीं विंग भी अपने चेहरे पे स्माइल रखता है और बोलता है, आप शायद मेरे साथ हमेशा नहीं रहते हो, अपने घर पे रहते हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी के हर बड़े छोटे इवेंट को आप बहुत अच्छे से याद रखते हो मदर। आपको उस बच्चे का नाम अब तक याद था, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। कहीं ना कहीं विंग मैडम यू की मेमोरी और मैडम यू की उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है ये चीज़ महसूस करके वी चांसे के सामने ये बात मैडम यू को कर रहा है। इन शॉर्ट विंग मैडम यू के प्यार जताते हुए ये जताना चाहता है वी चांसे को कि वो उसके फादर ज़रूर है, लेकिन वो विंग की लाइफ में कितने ज़्यादा बाहर है वो आइडिया भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरीके से वी चांसे को भी मोशानु का नाम याद था। हाँ, वो बोल तो नहीं रहे थे पर उन्हें भी याद था कि उनके विंग की जान बचाने वाला वो छोटा सा बच्चा मोशानु उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बेटे को उसका मोशानु के नाम से लॉन्च होने दें, इसलिए वो एकदम से गुस्से में बोलते हैं, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? मोशानु तुम उसके नाम से लॉन्च होना चाहते हो? तुम्हारा नाम कितना बड़ा नाम है, ऑलरेडी लोग तुम्हें कितना जानते हैं। वी फैमिली के तुम हायर हो, वी कॉर्पोरेशन के मालिक के बेटे हो, लैन वागजी के हस्बैंड हो, सब तुम्हें कितना जानते हैं। ऑलरेडी तुम्हारी एक बहुत बड़ा गुडविल है, लोग फैन फॉलोइंग है, तुम उसे छोड़कर एक नए नाम से लॉन्च होना चाहते हो? वी जान से विंग को जब ये बात बोलते हैं तो विंग को और गुस्सा आ जाता है, उसकी मुट्ठी बड़ी टाइट हो जाती है और गुस्से में बोलते हैं, हाँ यही कारण है कि मैं एक नए नाम से लॉन्च होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ आपके बेटे के टाइटल से, लैंग वांगजी के ओमेगा के टाइटल से और वी फैमिली के इस हायर के टाइटल से, क्योंकि मैं इनमें से एक भी टाइटल में कंफर्टेबल फील नहीं करता। आप मेरे मुंह से कुछ गलत सुन लेंगे अगर आप 5 मिनट और यहाँ बैठे, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। आप अपनी उस टीम के साथ यहाँ से चले जाइए। मुझे लोगों की नज़रों में अपनी और इमेज नहीं गिरानी। लोगों को लगेगा कि मुझे ये रोल मेरी मेहनत या मेरे टैलेंट पे नहीं बल्कि आपके या लैंग वांगजी की सिफारिश से मिला है, आप लोगों के पैसे से मिला है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए प्लीज़ आप अपने सभी लोगों को यहाँ से लीजिए और चले जाइए। विंग गुस्से में ये बात बोल के उठने ही वाला था जब अचानक से वीचान से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वीचान से जल्दी से विंग को टच करना, गले लगाना, प्यार करना नहीं शो करते। अचानक से विंग का हाथ पकड़ के उसे रोक रहे हैं। ये देखकर विंग शॉक है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू भी थोड़ा शॉक है। वहीं मैडम यू जब देखती है कि शायद अब कुछ पर्सनल बात होने वाली है तो वो मैं 2 मिनट में आती हूँ कह के रूम से बाहर चली जाती हैं। वहीं विंग शॉकिंगली खड़ा है। अभी जान से विंग का फेस अपनी तरफ करते हैं, कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ करते हुए वीचान से थोड़ा इमोशनल होके बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं तुम्हें या तुम्हारी इमेज को और डैमेज पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि लोग इस चीज़ को नेगेटिव ले जा सकते हैं। आपने नहीं सोचा था तो अब मैंने आपको बता दिया ना, तो प्लीज़ अब आप यहाँ से चले जाइए। विंग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बेटा। क्या बात करनी है आपको मुझसे? द ग्रेट बिजनेसमैन वी चान से आज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मुझे तो आप ऑलमोस्ट भूल ही गए थे ना। शादी करने के बाद मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, आपने कभी जानने की कोशिश ही कहाँ करी। तो आज अचानक से आपको मुझसे क्या बात करनी है? क्या आप डर गए हैं कहीं मैं एक अच्छा एक्टर नहीं बना तो आपकी इमेज ना बिगड़ जाए, या आपकी सोच के खिलाफ मैं एक एक्टर बन रहा हूँ इस कारण आज आपको मुझसे बात करनी है? नहीं, मुझे तुमसे दूसरी बात करनी है। पहचान से पता नहीं कुछ बोल ही नहीं पा रहे, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। वो इनको क्या बोले वो समझ नहीं पा रहे। अपने ही बेटे से बात करने के लिए वो इतना घबरा रहे हैं। शायद सचमुच में दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरी है जिसे कोई इतनी जल्दी से तो ख़त्म कर नहीं सकता है। यही कारण है कि विचान से अपने ही बेटे से बात करने से पहले सोच में है, चुप है। वहीं भी अपने फादर के कुछ ना बोलने पे दोबारा से बोलता है, प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे ऊपर आप उसे वेस्ट मत कीजिए। मेरा टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे लिए इस समय हर एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं अगर आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी है। भीम मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। भीम
तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे बेटे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। वीजान से ये 4 लाइन बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो ये फील कर रहे हैं, वो यही तो कहना चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द निकल क्यों नहीं रहे? जैसे उनका दिल उन्हें बोल रहा है कि बोल बेटा बोल, अपने बच्चे से अपने दिल की सारी बातें बोल दे। पर उनका वो ईगो, उनका वो एटीट्यूड, उनका वो रवैया जो बचपन से उन्होंने विंग के साथ रखा है, उसके सामने वो उनके मुंह से ये शब्द निकलने बहुत मुश्किल है। इसलिए उनके मुंह से निकलता है जो विंग को शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं जानता हूँ तुम मेरा सपोर्ट नहीं चाहते, पर फिर भी मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारे फादर तुम्हारे इस नए करियर में तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। एज अ मोशानो अगर तुम लॉन्च होगे तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ फादर मैं उस मोशानो को भी सपोर्ट करूँगा। मेरी टीम जो मेरे साथ यहाँ आई है वो तुम्हारे साथ ही काम करेगी। एज अ वी वुशान मानो या एज मोशानो मानो, अब वो तुम्हारी टीम है। और ये बोलने के बाद वीजान से विंग को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते, अब वहाँ से चले जाते हैं। वो विंग को एक जता के कि वो विंग को सपोर्ट कर रहे हैं और ये टीम विंग की ही रहेगी, चाहे वो मोशानो बने, शान बन के लॉन्च हो, उससे वीजान से को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी वुशान का सपोर्ट करेंगे। विंग शॉकिंगली अपने फादर को जाते हुए देख रहा है। सपोर्ट जैसे बड़े बड़े वर्ड अपने फादर के मुंह से सुन के उसके लिए भी ये चीज़ प्रोसेसिंग थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन थोड़ी देर में जब मैडम यू अगर आके उसे होश में लाती हैं तो वो एकदम गुस्से में बोलता है, ये अपने आप को समझते क्या है? बचपन से लेकर अब तक सिर्फ ऑर्डर देते हैं और चले जाते हैं। इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और मैं मान लूंगा, मुझे इनकी टीम के साथ काम नहीं करना। आप अभी के अभी इनकी पूरी टीम को यहाँ से भेज दीजिए। विंग थोड़ा गुस्से में बोलता है। वहीं मैडम यू विंग को शांत करते बोलती है, पर क्यों नहीं करनी तुम्हें? मुझे तो इसी टीम के साथ काम करना है। अब विंग शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहा है। आप इनके साथ काम करना चाहती हैं? मैं क्या, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनके साथ काम करना चाहती है। ये अपने फील्ड के बेस्ट लोग हैं। तुम्हें पता है इनके साथ एक अपॉइंटमेंट लेना भी यंगस्टर्स के लिए कितनी बड़ी बात है। तुम जैसे न्यू कमर्स के लिए इनमें से एक भी इंसान का एक बार मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर तुम्हें चांस मिल रहा है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? पर आंट जी ये सब मुझे नहीं चाहिए। विंग मुझे तुम्हारे फादर से जब तुम्हारी बात हो रही थी तो एक बात बहुत सही लगी कि तुम अपने फादर या अपने हस्बैंड के नाम से नहीं आना चाहते, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते कि लोग ये सोचें कि तुम उनके नाम या उनके पैसे के कारण ही इस फील्ड में आए हो। लेकिन मुझे जो तुम्हें एक बात बोलनी है, जो तुम्हें शायद आज मेरे से अभी समझ नहीं होगी, कि एक एक्टर की लाइफ बहुत टफ होती है। जैसे तुम रियल लाइफ में हो उस तरीके से अगर तुम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करोगे तो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। यहाँ हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर चलता है। यहाँ एक स्मार्ट वर्कर ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हार्डवर्क से तुम एक अच्छे एक्टर तो बनोगे, लेकिन ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। लेकिन स्मार्ट वर्क से तुम एक अच्छे एक्टर के साथ साथ ज़्यादा टाइम तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी रहोगे और जल्द अपने फैंस को भी बढ़ा सकते हो। चीज़ों में तुम फ़ायदेमंद साइड हो तो तुम्हें उस चीज़ का यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब लोग तुम्हारे साथ काम करने के लिए यहाँ खुद आए हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे फादर के कारण ही सही, पर इतने बड़े लोगों के साथ तुम्हें काम करने को मिल रहा है और तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है तो तुम क्यों मना कर रहे हो? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बल्कि शाओ शिनशन के साथ आज ही तुम्हारा फोटोशूट का फाइनल करके आई हूँ। जल्दी से रेडी हो, अपने न्यू कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के साथ डिस्कस करो कि तुम्हारे ऊपर कौन सा स्टाइल, कौन सा इस समय का फैशन सेंस है, जो उन सब के बारे में डिस्कस करो। अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठो, उनसे पूछो कि तुम्हारे फेस के हिसाब से, तुम्हारे फीचर्स के हिसाब से कौन सा फेस तुमसे मेकअप तुम पे सूट करेगा। और फिर बाद में टॉप फोटोग्राफर के साथ अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवाओ। ये सब काम करो जो तुम्हारे करियर और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें भूल जाओ। ये कैसे यहाँ तक पहुँचे या ये लोग तुम्हारे साथ काम तुम्हारे फादर की वजह से कर रहे हैं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मतलब है तो अपने काम से। ये बोलकर मैडम यू विंग को वहाँ से भेज देती हैं। मैडम यू भी चांसे का यहाँ बौखला के आना, इतने सारे लोगों के साथ आना देखकर काफ़ी खुश है, इसलिए वो आराम से अपने सोफे पे बैठी हैं और स्माइल करते हुए कह रही है, जो इम्पोर्टेंस आपने कभी मेरी बहन को उसके ज़िंदा होते हुए शो नहीं करी, आज वो इम्पोर्टेंस आप अपने बेटे को शो कर रहे हैं। आई गेट टू नो कि आपको सचमुच में विंग से मतलब तो है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे हस्बैंड
मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। सचमुच में फहमिया, तुम्हें पता था कि एक फादर अपने बेटे से दूर रह नहीं सकता, इसलिए तो तुमने मुझे विंग को हमारे पास नहीं लाने दिया था। कहीं ना कहीं मैडम यू, आप जैन फहमिया की बातों को याद करके ये महसूस कर रही हैं कि वी चांसलर जैसा इगोइस्टिक इंसान अगर यहाँ इस तरीके से आके विंग को मना रहा है, विंग के लिए ये सब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो विंग को प्यार तो करता है। बस आदत ऐसी है उस इंसान की कि उसे प्यार जताना नहीं आता। दुनिया में होते हैं ना कुछ फादर जो अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा खड़ूस बन के उनके सामने रहना, उन पर गुस्सा करते रहना, उन्हें कभी शो ना करना। वी चांसलर उन्हीं फादर्स में से शायद एक है। मैडम यू मन में सोच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग भी, जैसा मैडम यू कह रही हैं, उसके नया असिस्टेंट असिस्टेंट कह लो या मैनेजर कह लो, यानी शाओ शिनचैन, उन दोनों की बातें मान के बिल्कुल वैसे ही करता है। आज पूरा दिन वो अपने फर्स्ट डे को पूरी तरह से एंजॉय करता है। 2-3 दिन तक विंग ऐसे ही फुल एंजॉय करता रहता है। 2-3 दिन तक विंग की लाइफ पूरी तरह से उसके घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर ऐसे ही चल रही है। उसने इन 2-3 दिन में दिमाग में आता ही नहीं कि वांग जी कहाँ है। इन 2-3 दिन में वांग जी तो उसे कहीं दिखा ही नहीं। फिर वांग जी अचानक से कहाँ चला गया, और वो विंग से एक बार भी मिलने या फ़ोन करने क्यों नहीं आया। लांगवांग जी कहाँ हैं, विंग को भी नहीं पता। यहाँ तक कि लांगवांग जी कहाँ हैं ये बात अभी तो लैन हुई को भी नहीं पता, लेकिन एक इंसान को पता है, इसलिए वो इंसान वांग जी से मिलने स्पेशली वहीं गया है। ये कोई और नहीं बल्कि लान कुरैन है, जो शुयांग से मिलकर वांग जी के पास जा रहे हैं। वांग जी जो शुयांग के ओल्ड घर जहाँ पे उसकी मदर रहती है, वहाँ पे उसके रूम में ही रेस्ट कर रहे हैं। वांग जी उस दिन जिस दिन वो रात भर अपने बारिश में भीगा था, या पूरा दिन कई बार बारिश में भीगा था, इस कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। वो बहुत बुरी हालत में है, उसका फीवर बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे डॉक्टर उसे चेक कर चुके हैं, जो शुयांग के घर पे ही करके गए थे। वांग जी एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। ये बात शुयांग ने सबसे पहले कुरैन को ही बताई थी, और कुरैन ने सबसे पहला काम यही किया था, शुयांग से बोला था कि वांग जी का फ़ोन ऑफ कर दो। कहीं ना कहीं वांग जी को एक तरह से केयर करने के मारे, या वांग जी बीमार है ये केयर जताने के लिए लैन हुई और शिचैन वांग जी के पास तो ज़रूर आते, लेकिन बाद में फिर वो वांग जी को डिस्टर्ब करते, वांग जी के दिमाग में कि बदले वाली बात या विंग ने उनके साथ कैसा बिहेव किया, ये बातें डालते, जो लान कुरैन नहीं चाहते थे। लान कुरैन चाहते थे कि कुछ दिन वांग जी रेस्ट करे सबसे अलग, जहाँ पे उसे उसकी घर की टेंशन ना हो, उसके ऑफिस की टेंशन ना हो, या लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है उसकी टेंशन ना हो। सिर्फ उसकी सेहत और वो जो उन्होंने करा, उन्होंने 3 दिन से किसी को भी वांग जी कहाँ है कैसा है पता होने ही नहीं दिया। कुरैन भी कुछ पावर तो कैरी करते ही हैं, इसी कारण लैन हॉस्पिटल से डॉक्टर शुयांग के पुराने घर गए और उनको चेक करके आए। ये बात भी लैन हुई के कान तक भी नहीं पहुंचने दी। कहीं ना कहीं लैन कुरैन वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है। वो ऑलरेडी वांग जी की लाइफ को मिजरेबल होते हुए देख चुके हैं, उसकी लाइफ को उसकी आंट और उसके भाई को कंट्रोल करते हुए देख चुके हैं, इसलिए वो अब वांग जी की लाइफ को और ज़्यादा दूसरों के हाथों की कठपुतली बनते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। और अब वो बिल्कुल वांग जी के पास हैं, जो अब थोड़ी देर पहले ही होश में आया था और बैठ के अपने मतलब खुद हाथों से सूप धीरे धीरे पी रहा था। जब कुरैन बिल्कुल उसके अपोजिट में आते हैं और बोलते हैं, वैसे मैंने सुना है मिसेस शू काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, वैसे ये वेजिटेबल सूप भी उतना ही टेस्टी है, या तुम्हें बहुत दिन बाद सॉलिड खाने की डॉक्टर ने परमिशन दे ली इसलिए तुम जल्दी जल्दी से खा रहे हो। नहीं, आंट सचमुच में काफ़ी अच्छा सूप बनाती हैं। तो मैं भी अपने लिए मंगवा लेता हूँ। ये बोल के कुरैन तुरंत शुयांग को अपने लिए सूप लाने के लिए बोल देते हैं। जैसे ही मतलब शुयांग रूम से बाहर जाता है तो कुरैन अब वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ करना वांग जी, तुम बीमार यहाँ पे शुयांग के घर पे थे, ये बात सबसे छुपा के रखी है। यहाँ तक कि मैंने ये बात तुम्हारी प्यारी आंट लैन हुई को भी नहीं बताई। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा अगर मैंने ऐसा किया? नहीं, मैं गुस्सा क्यों करूँगा, आपने अगर ऐसा कुछ किया होगा तो कुछ सोच के ही किया होगा। वांग जी, ये बात मैं शुयांग के आगे नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए बोला, लेकिन मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुझे लैन हुई पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। लैन हुई के बदले और लैन हुई के साथ जो कुछ हुआ था उस चीज़ के लिए तुम कब तक लड़ते रहोगे? कब तक?
कब तक तुम लेनुई के पास्ट के लिए अपना और विंग का फ्यूचर बर्बाद करते रहोगे? पर अंकल, उनके साथ गलत हुआ था, ये बात आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते। वांग जी आप अपनी आंट की पुरानी बातें याद करते हुए बोलते हैं। इस बात पे कुरैन एकदम से वांग जी को बीच में रोकते हुए बोलते हैं, हाँ उसके साथ बहुत गलत हुआ था। ये बात गलत नहीं है कि उसने जो सहा था उस कम एज में सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पर ये बात अधूरी भी तो हो सकती है। क्या पता लेनुई के साथ जो कुछ गलत हुआ हो उसके लिए सिर्फ वी चांसे अकेले जिम्मेदार ना हो, कहीं ना कहीं लेनुई भी उसकी खुद जिम्मेदार हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार पास्ट को अच्छे से जानना चाहिए। तुम्हें एक बार उस पास्ट को अच्छे से देखना चाहिए जिस पास्ट के कारण तुम अपना और विंग का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। मैं आज तुमसे यही बात कहने आया था कि अब अगर तुम ठीक होके यहाँ से जाना चाहते हो, अपने हस्बैंड के साथ अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, जो मुझे शुयान ने बताया कि तुम करना चाहते हो, तो तुम पहले पास्ट को अच्छे से जानो, अच्छे से सब कुछ पता करो। आखिरकार हुआ क्या था, क्या हुआ था आज से कई साल पहले जिसने सबकी जिंदगी को ऐसे उलझा रखा है। शुरुआत पीछे से करो ताकि आगे चीज़ें सुधार सको। कहीं ना कहीं कुरैन आज वांग जी को एक नया नज़रिया दिलने आए थे। वो वांग जी को ये बताने आए थे कि हो सकता है आधे सच ही उन्हें पता हो, आधी नॉलेज खतरनाक होती है। कहते हैं अधूरी एजुकेशन या अधूरी बात पूरी बात से भी ज़्यादा खतरनाक है। कई बार आधा सच मतलब सच से ज़्यादा खतरनाक होता है। कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ पास्ट में हुआ है जो वांग जी को आधा पता है, जिसके अकॉर्डिंग लेनुई के साथ बहुत गलत हुआ है और करने वाले भी चांसे हैं। लेकिन हुआ क्या था कोई नहीं जानता है। जो जानता है वो इस समय अपने कार में अपने घर की तरफ जा रहा है और उन बातों को याद कर रहा है। विचान से आज अपने घर जाते हुए मन में थोड़ी खुशी और मन में बहुत ज़्यादा उलझन में गिरे हुए हैं। उन्हें खुशी इस चीज़ की है कि उनका बेटा स्ट्रांग हो गया, उनके बिना अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। परेशान इस वजह से कि उनके बेटे को ये स्ट्रांग साइड उन्होंने अब देखी जब उनका बेटा इतने दर्द से बीत चुका था। विंग उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट था और आज भी उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और वो सारी बातें याद करते हुए महसूस कर रहे हैं कि उनसे अब से लेकर पहले तक क्या क्या गलती हुई है। सबसे पहली गलती तो उनकी हुई थी जब वो लेनुई या वांग हुई से प्यार करते थे। जी हाँ, यहाँ से वो पास शुरू होता है जब इन सब की जिंदगी का बर्बादी का कारण बन गया। वी चांद से जो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थे, उनकी फैमिली कहते हैं ना पैदाइशी अमीर, उस टाइप के उनकी फैमिली थी जिनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत ज़्यादा एक तरीके से अय्याशियों के लिए अपने बच्चे पे वेस्ट करने वाला टाइम और पैसा था। इसी कारण वी चांद से बचपन से ही एक जिद्दी, घमंडी, अकड़ू और पैसे के घमंड में रहने वाले अल्फा थे। इतना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा अय्याश भी थे। उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रहती थी। अपने बेटे को ऐसे बिगड़ता हुआ देखकर विचांसे के पेरेंट्स बाद में पछताते भी थे क्योंकि सही टाइम पे वो उस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। इसी समय विचांसे के पेरेंट्स के दिमाग में विचांसे की शादी करने का आइडिया आया और उन्होंने एक अपनी ही टक्कर की एक अच्छी फैमिली जो पैसों में भी अच्छी हो, संस्कारों में भी अच्छी हो, उनकी एक प्यारी सी मासूम सी बेटी चांसा सरन से वी चांसे की शादी करवा दी। चांसा सरन बहुत ज़्यादा संस्कारी, शांत और एक आइडियल ओमेगा की इमेज कैरी करती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उनका शांत नेचर उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो जल्दी छोटी छोटी बातों पे जल्दी से गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि शांत रहना, मुस्कुराना पसंद करती थी। वी चांसे और चांसा सरन की शादी करवा के कहीं ना कहीं से उनके मतलब चांसा सरन और वी चांसे के पेरेंट्स को लगता था कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, खासकर वी चांसे के पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे की लाइफ में चांसा सरन के आने से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी चांसे पहले की तरह ही अय्याश रहे। ऊपर से वो चांसा सरन से और ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि वो चांसा सरन से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हें अपनी पहली वाली लाइफ बहुत पसंद थी, लेकिन उनके पेरेंट्स का उनको ब्लैकमेल करना कि अगर उन्होंने शादी नहीं करी तो उन्हें अपनी जायदाद से निकाल देंगे। इसी कारण उन्होंने चांसा सरन से शादी की। वो चांसा सरन से चिढ़ते थे, ये सोचते थे कि चांसा सरन ने उनके पेरेंट्स को अपने लालच के लिए फंसाया है।
क्योंकि उस समय भी वी फैमिली काफ़ी अमीर थी। उन्हें लगता था कि चांससन के पेरेंट्स ने पैसों के कारण ही चांससन की शादी वी चांसे से करवा दी। इसी कारण वी चांसे हमेशा चांससन को इग्नोर करते थे और पहले की तरह अय्याशा बाहर करते थे। वी चांसे पहली बार किसी एक ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट हुए थे तो वो थी वांग हुई। वांग हुई से वी चांसे एक मॉल में मिले थे जहाँ अचानक से वो उससे टकरा गए थे। वहीं वी चांसे दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे और पैसे की तो उन्हें कमी ही नहीं थी। इसी कारण वांग हुई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। वी चांसे ने शुरुआत में वांग हुई से वो एक मैरिड मैन है ये बताया भी नहीं था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं वांग हुई से वी चांसे की अफेयर स्टार्ट हो गया। इससे पहले वी चांसे की लाइफ में और बहुत सारे ओमेगाज आए थे, मेल फीमेल हर, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी और ओमेगा के साथ वो कनेक्शन फील नहीं किया था जो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक तरीके से वांग हुई के साथ फील किया था। वहीं वांग हुई जिसे पहले तो नहीं पता था कि वी चांसे मैरिड हैं, लेकिन बाद में जब उसे पता चला तो वांग हुई ने वी चांसे से ब्रेकअप कर लिया। वांग हुई और अपने ब्रेकअप के बाद वी चांसे बहुत टूट गए थे। उन्हें पहली बार किसी से प्यार की फीलिंग हुई थी और उस पर्सन से वो दूर हो पाए इस शादी के कारण, तो वो और ज़्यादा चांससन से चिढ़ गए। वो अधिकतर चांससन के साथ बहुत वाइल्ड होते थे, कभी कभी उन पर गुस्सा करते थे, कभी उन पर हाथ भी छोड़ देते थे, लेकिन चांससन सब कुछ सहकर उन्हें उल्टा प्यार करती रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि वी चांसे के इस गुस्से वाले दिल में चांससन ने धीरे धीरे से प्यार से अपनी जगह बना ही ली थी। वहीं वी चांसे और चांससन के इन बिगड़ते हुए रिश्तों को देखकर वी चांसे के पेरेंट्स और चांससन के पेरेंट्स भी दुखी थे। उसी बीच में चांससन की मदर ने उन्हें बेबी वाला आइडिया दिया था, जिससे चांससन वी चांसे के बेबी से प्रेग्नेंट हो गई। वहीं वी चांसे और के पेरेंट्स भी लगातार वी चांसे को ये महसूस करवाते थे कि उन्हें अपनी वाइफ को एक चांस देना चाहिए। उनकी वाइफ उनसे कितना प्यार करती है, हमेशा उनके साथ रहती है। कहीं ना कहीं वी चांसे पहली बार चांससन की तरफ अट्रैक्ट भी हुए थे। प्रेगनेंसी के वो 9 महीने वी चांसे और चांससन सचमुच में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। और जब पहली बार वी चांसे ने विंग को गोदी में लिया तो उन्हें सचमुच में बच्चा क्या होता है वो फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हिट कर गई। अपना बच्चा, उनका खुद का खून, उनका बेटा, उनका प्यारा विंग उनकी गोद में आया था। कहीं ना कहीं वो दिन सचमुच में वी चांसे के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने दिल में डिसाइड किया कि अब वो कभी भी अपनी वाइफ को दोबारा चीट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करने लगे थे, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस बेबी की मदर को चीट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो इस बेबी का क्या होगा। कहीं ना कहीं उस दिन वी चांसे ने सबसे पहला काम यही किया था। अपने विंग का नाम रखने के बाद वो सबसे पहले अपने फादर और मदर से ये प्रॉमिस लेते हैं कि वो आज के बाद कभी भी किसी और लड़की पे दोबारा चांस नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब वांग हुई को वी चांसे कितने अमीर हैं पता चला। पहले वांग हुई नहीं जानती थी कि वी चांसे कौन है, क्योंकि वो उससे एक एज अ स्ट्रेंजर मॉल में मिले थे और एक हैंडसम और एक पैसे वाला अल्फा है, सिर्फ इतना ही जानती थी। लेकिन जब लैंड फैमिली के थ्रू वांग हुई को पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चाइना के सबसे अमीर फैमिली यानी वी फैमिली का एक हायर है, यानी चाइना का सबसे अमीर बिजनेसमैन है, तो ये जानने के बाद वांग हुई ने दोबारा से वी चांसे की जिंदगी में आने का फैसला लिया। उसे लगा कि वी चांसे जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। वी चांसे जब वो उनको उसके साथ ब्रेकअप कर रही थी तो कई बार उसके घर आते थे, उसके सामने रोना गाना करते थे, दोबारा से उनकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। वो वी चांसे उसके प्यार में दोबारा पड़ जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वी चांसे ने वांग हुई को देखकर इग्नोर किया, जिसे वांग हुई के ईगो पे लग गया। अब तो उसे जिद थी कि वो सिर्फ वी चांसे को ही अपना अल्फा बनाएगी। वो अल्फा जो एक टाइम पे उसके इशारों पे नाचता था, वो अल्फा उसे छोड़ के अब अपनी सिंपल सी मासूम सी वाइफ के प्यार में पड़ गया और अपने बच्चे और वाइफ के साथ एक हैप्पी लाइफ बिता रहा है। ये अब वांग हुई को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वांग हुई ने वी चांसे की जिंदगी में वापस आने के लिए किसका इस्तेमाल किया, किसी और का नहीं बल्कि चांससन का। वो चांससन की फ्रेंड बन गई। वो चांससन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्त बनी और ऐसा जताया जैसे वो कभी वी चांसे से पहले नहीं मिली। वहीं वी चांसे यही सोचते थे
कि शायद वांगुई पुरानी बातों को भूल गई है और उनकी नज़रों में वांगुई एक ऐसी इमेज कैरी करती थी जो लड़की शादी के नाम से उन्हें छोड़ के चली गई थी। तो उन्हें यकीन नहीं था कि वांगुई किस इरादे के साथ उनकी ज़िंदगी में वापस आई है। वहीं वांगुई ने धीरे 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 चांसासरन के दिमाग में गलत गलत बातें भरनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो यही कि कहीं ना कहीं वी चांसे अपने ओमेगा बेटे को बिल्कुल प्यार नहीं करते। ये कि वी चांसे को एक अल्फा बेबी चाहिए था। अल्फा बेबी पाने की एक नई जिद चांसासरन के दिमाग में डालने वाली कोई और नहीं बल्कि वांगुई थी। वांगुई जिसे लगता था कि इस तरीके से वो वी चांसे और चांसासरन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। वी चांसे और ज़्यादा चांसासरन की टेंशन लेने लगे और ज़्यादा उनके करीब आने लगे, उनके लिए फिक्र करने लगे। कई बार उनके फिक्र का तरीका भी चांसासरन से लड़के होता था। वहीं चांसासरन वी चांसे की केयर को और उनके इस गुस्से को जो वो बेसिकली अपनी वाइफ पे इसलिए करते थे क्योंकि उनकी वाइफ को बिना बात के अल्फा बेबी की एक रट लग गई है, उस चीज़ को वो और ज़्यादा गलत दे दी और गलत करने वाला उनके दिमाग में सेट करने वाली भी कोई और नहीं वांगुई थी। वांगुई ने वी चांसे और चांसासरन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। वो खुद ऐसे दिखाने लगी थी चांसासरन को जैसे वो और वी चांसे का एक पास्ट रिलेशनशिप था। उसने उस पास्ट रिलेशनशिप को बहुत गलत तरीके से दिखाया। उसने ऐसा दिखाया कि वी चांसे वांगुई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो एक टाइम पे करते तो थे लेकिन अब तो नहीं करते। लेकिन हाँ, उस समय उसने ऐसे दिखाया कि वो पहले भी करते थे और अब भी करते हैं, और अगर वांगुई ने वी चांसे को पहले अल्फा बेबी दे दिया तो शायद वो चांसासरन को छोड़ भी देंगे। कहीं ना कहीं चांसासरन इस चीज़ से इतना डिप्रेस हो गई कि उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया। उनके सुसाइड का राज आज तक किसी को ठीक से तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं वो वांगुई थी जो आखिरी बार एक तरीके से चांसासरन से मिलने आई थी। वहीं चांसासरन की डेथ के बाद तो वी चांसे और ज़्यादा टूट गए। वांगुई ने उनके इस टूटे हुए बॉडी मतलब एक तरह से तो ना मेंटली परेशान और दर्द में टूटे हुए इंसान के साथ और ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश की, उनके और करीब आने की कोशिश करी। लेकिन वी चांसे पहले वाले वी चांसे नहीं थे, बल्कि अब वो एक ऐसे वी चांसे बन गए थे जिनकी लाइफ में उनकी मरी हुई वाइफ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। साथ में वो बच्चा जो अब उनके ही सहारे रह गया था। रणवीर को कभी प्यार जताना तो नहीं आया, उनका नेचर ही ऐसा था। लेकिन हाँ, विंग के लिए अब वो किसी और लेडी को नहीं लाना चाहते थे। वो समझ चुके थे कि विंग के लिए उन्हें अब दोबारा कभी शादी नहीं करनी। वो विंग ही था जिसके लिए अब वो जीना चाहते थे। कहीं ना कहीं इस बात से वांगुई इतना चिढ़ गई कि एक दिन उसने वी चांसे को ड्रग करके उनके साथ नाइट्स भी स्पेंड की और बाद में वी चांसे को ब्लैकमेल करने लगी कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। वी चांसे अपने आप को इस चीज़ का गिल्टी भी मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वांगुई को सबकी लाइफ में लाने वाले वी चांसे ही थे। वी चांसे ही मैरिड होने के बाद वांगुई के साथ अफेयर में आए थे। वी चांसे ही थे जो फर्स्ट टाइम वांगुई के प्यार में पड़े थे और वो वी चांसे ही थे जो दोबारा वांगुई के साथ सोए भी थे। इसलिए वो कहीं ना कहीं उस गिल्ट से भी और ज़्यादा खुद से नाराज़ थे। लेकिन फिर बाद में उन्हें वांगुई का एक और सच पता चला। कहा जाता है कि वांगुई ही थी जिसके कारण चांसासरन के बच्चे मरते थे। ये बात मैडम यू ने ही वी चांसे को बताई थी। मैडम यू ने सबूतों के साथ वी चांसे के सामने ये बात रखी कि वी चांसे के वो सारे बच्चे जब वी के बाद वो प्रेग्नेंट होती थी ना चांसासरन, वो उनके उसके बाद उनके हमेशा 6 मंथ 7 मंथ या 5th मंथ पे मिसकैरेज हो जाते थे। वो सारे बच्चों का डेथ का कारण वांगुई थी जो लगातार चांसासरन के साथ उनकी फ्रेंड बनकर उन्हें गलत मेडिसिन दे दी थी थ्रू खाना, साथ में गए कहीं तो वहाँ पे, जिसके कारण उनके इतने सारे बेबीज़ की डेथ हुई और जिसके कारण वी चांसे पूरी तरह से वांगुई से अब नफरत करने लगे। वो दिन वी चांसे की लाइफ का एक नाइटमेयर था जब वी चांसे गुस्से में उन रिपोर्ट्स और डिटेल्स के साथ सीधा वांगुई के घर गए थे। वांगुई जो बहुत खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी वी चांसे की बेबी से। हाँ, वांगुई वी चांसे की बेबी से प्रेग्नेंट थी और ऑलमोस्ट उसकी डिलीवरी का ही टाइम होने वाला था, जिसके कारण वी चांसे के उनके घर आने का उसने यही सोचा कि शायद वी चांसे उसकी केयर करने आए जैसे आजकल वो आते थे। लेकिन वी चांसे गुस्से में लाल उसके घर पे पहुंच के उन रिपोर्ट्स के पेपर उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, वांगुई से कहते हैं कि वो उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएं। वो उस जैसी औरत को कभी अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देखना चाहते। उनकी वाइफ और उनके बच्चे की मौत की जिम्मेदार है वांगुई, तो वो वांगुई को कैसे प्यार या रिस्पेक्ट देंगे। इसलिए वो, क्योंकि वांगुई प्रेग्नेंट है और उन्हीं के बच्चे से प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे एक टाइम जीने के लिए छोड़ देते हैं।
वो उसे मार नहीं रहे हैं, उसे पनिशमेंट नहीं दे रहे, उसे पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से वांगुई के साथ करे हुए उनके गलती का एक पछतावा कह लो या एक वांगुई को चांस कह दो। वो ये कह के वहाँ से निकल गए, जिसके कारण वांगुई गुस्से में पागल हो गई। उसे लगा था अब तो सब कुछ होने वाला है, ये बच्चा उसे और वी चांसे को एक लाने वाला है, उसे मिसेस वी की पोजीशन मिलने वाली है। लेकिन वी चांसे उस दिन उसे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसी दौरान उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। कहा जाता है उस रात उसने अपना बच्चा गंवा दिया। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से टर्निंग पॉइंट बन गया सबकी लाइफ का। कुछ लोगों को यही पता था, यानी मैडम यू और वी चांसे को, कि उस दिन रात में बच्चे के साथ साथ वांगुई की भी डेथ हो गई। वहीं लैन फैमिली की नज़रों में वी चांसे उनकी आंट की जिंदगी बर्बाद करने वाले उस बच्चे की मौत का कारण है। यहाँ से एक और राज है जो किसी को नहीं पता। वो स्टोरी जो शायद चांसे और वी चांसे की असली की स्टोरी थी, वो बहुत कम लोगों को पता है। बल्कि वो स्टोरी जो वांगुई ने, जो लैन हुई बन के वांगजी और लान शिचैन को सुनाई है, वो तो किसी को भी पता ही नहीं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। कल के पार्ट में देखेंगे वांगजी वाली स्टोरी जो उसे पता है, ये वाली स्टोरी जो ओरिजिनल थी, जो रियल है, वो आप सबको पता चल गई। पर कल देखेंगे क्या हुआ था असलियत में और क्या थी वांगजी वाली स्टोरी जो वांगजी को पता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर बनाए रखिएगा। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।